सो हेलो एवरीवन, पार्ट 2 वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अब हम लोग का पार्ट 2 का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी सेल। सेल अगर इतना छोटा सा है, इतना माइन्यूट सा है, तो उसको स्टडी कैसे करेंगे भाई हम? जब हम उसको देख ही नहीं सकते तो हम उसको स्टडी कैसे करेंगे? तो उसके लिए हर किसी के दिमाग में इतना तो आ ही जाता है कि ये जो माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बट डिटेल अभी अपन नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर के पास में अगर कोई चीज़ अपन रखेंगे, 25 सेंटीमीटर से कम, सपोज़ 24 23 सेंटीमीटर अगर अपन रखेंगे कोई भी चीज़ को, उसको पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में स्ट्रेन पड़ेगा, सर में दर्द होएगा। तो नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है ह्यूमन आई का जिसमें बिना स्ट्रेन पड़े, बिना दर्द के हमारी आंखें कोई भी चीज़ ईज़िली देख सके। ओके, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है अब ह्यूमन आई का? अच्छा, ये तो समझ आ गया कि 25 सेंटीमीटर एक नियर पॉइंट है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है उसको हम देख सकते हैं। बट ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता क्या है? तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे कि मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इन 2 पॉइंट्स को बनाया हुआ है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। अब मैं थोड़ा सा ये दोनों पॉइंट को पास करती हूँ। मैं इन दोनों पॉइंट्स को 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाती हूँ, ठीक है। जूम कर देती हूँ मैं। 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी हमको दिख रहा है कि ये अलग अलग है। अब अगर मैं इसको 1 mm के डिस्टेंस पे बना रही हूँ, 1 mm का डिस्टेंस आप स्केल में देख सकते हो। एक सेकेंड में आपको स्केल में दिखाती हूँ। ये जो स्केल है ना, स्केल का जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना सा, ये होता है 1 mm, ठीक है। तो 1 mm के डिस्टेंस पे भी जब हम किसी 2 पॉइंट को रखते हैं, अभी तो मैंने बहुत जूम कर दिया इसलिए मुझे हमें दिख रहा है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को रखते हैं तो हमको वो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई पॉइंट जिस पे 2 पॉइंट को रखें, अगर हम 2 पॉइंट्स को रखें और ऐसे किसी डिस्टेंस पे कि अब इससे थोड़ा सा भी पास रखेंगे तो वो हमें एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखाई देगा, उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। यानी एक ह्यूमन आई कितनी दूरी पे 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पे, तो जो ह्यूमन आई होता है उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 mm होता है। 0.1 mm का मतलब है कि जब मैं कोई 2 पॉइंट को 0.1 mm के डिस्टेंस पे रखूँगी तब मैं वो दोनों मुझे दूर दूर दिखेंगे, लेकिन जैसे ही मैं 0.1 से और कम करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट की तरह हमें नज़र आएगा। तो इंसानों का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है 0.1 mm। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी 2 पॉइंट को 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखते हैं। क्यों यहाँ पे 25 सेंटीमीटर बोला जा रहा है? क्योंकि 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है। यहाँ पे ह्यूमन आई की बात चल रही है। 2 points separated by 0.1 mm कैन बी सीन डिस्टिंक्ट। 2 ऐसे पॉइंट जो 0.1 mm की दूरी पे है, जब उसको हम 25 सेंटीमीटर दूर से देखते हैं, जो हमारा नियर पॉइंट है जिसमें हमारे सर में दर्द नहीं होएगा, तो हमको वो दोनों पॉइंट अलग अलग दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ एज अ सिंगल पॉइंट, अदरवाइज़ यानी नहीं तो सिंगल पॉइंट की तरह दिखाई देगा। मतलब कि
हमको 0.1 mm से और कम हो, अगर 0.1 mm के और पास रख दिया जाए तो वो एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखाई देगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है 0.1 mm का, वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर है, ये हमको समझना होगा। यानी इस स्केल में अगर मैं इस स्केल को थोड़ा सा जूम करती हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना ये 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर में ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर्स को मिला करके बना है, और ये छोटा सा जो पार्ट है वो 1 मिलीमीटर है। इस 1 मिलीमीटर के और 10 पार्ट करेंगे, उसका जो एक हिस्सा होगा वो 0.1 mm कहलाएगा। तो सोचो 0.1 mm कितना छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, ठीक है 0.1 mm हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गया, लेकिन सेल तो बहुत ही छोटा, मैंने इसमें एक पॉइंट बनाया है, आपको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको 100x पे भी जूम कर लूँगी तब जाके कहीं आपको वो पॉइंट दिखेगा। तो वही बोल रहे हैं हम, फिर सेल को कैसे देखेंगे, सेल इतना छोटा होता है। तो सेल को लेंसेज की हेल्प से देखा जाता है। जैसे कि हम ज्योमेट्रिक बॉक्स में हमको मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है साथ में, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी भी वर्ड, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर रखते तो हमको थोड़ा सा वो बड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। तो उसमें क्या है, लेंस लगा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। वैसे ही जितनी ज़्यादा पावर का लेंस होगा उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ को मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, उतना ज़्यादा ही वो उसको बड़ा कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि सेल को हम कैसे देख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से देख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में आप क्लास 8th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि इस टाइप का एक लेंस आपने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इस टाइप का एक लेंस आपने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। अब जो कॉन्केव लेंस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसी भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके साइज़ को बड़ा करके दिखाएगा, यानी कि ये मैग्नीफाई करेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। और क्योंकि ये मैग्नीफाई कर रहा है और हमको सेल को मैग्नीफाई करके ही देखना है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इस टाइप के लेंस का यूज़ करते हैं। अब अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ दूसरे कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन लगा दूं तो इसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी वो अब और ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, that is objective lens and an eyepiece are used for the magnification of cell to make it appear larger। अब ये जो दो वर्ड यहाँ पर आया है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, ये क्या है, ये दोनों लेंस है। अगर आप इस माइक्रोस्कोप को देखोगे गौर से तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पर लेंसेज लगे हुए हैं अलग अलग पावर के। तो यहाँ पर क्या होता है, अपन सेल को रखते हैं, ये बेस है ना, इस बेस पे यहाँ पे अपन सेल को रखते हैं, और ये जो पूरा पार्ट है, ये गोल गोल जो 1 2 3 ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये एक टाइप का लेंस हो गया। और यहाँ पे ये पर्सन जो अपने आँखों से जो देख रहा है वो होता है आई पीस, यहाँ पर भी एक लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर जो सेल हम बेस के ऊपर रखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा मैग्नीफाई करता है, और उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई कौन करता है, आई पीस के पास जो लेंस लगा होता है वो मैग्नीफाई करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, ठीक है, ताकि हमको जो सेल है वो कैसा दिखे, बड़ा दिखे। अब क्यों ज़रूरत है भाई सेल को बड़ा दिखाने की, तो जब तक हम सेल को बड़ा करके नहीं देखेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे बार बार वर्ड, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया जा रहा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अभी आप आगे चल के माइक्रोमीटर वगैरह भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, अपन लेंथ के टर्म्स में ही कन्वर्जन को देखते हैं, ठीक है।
लेंथ के टर्म्स में। जैसे कि किलोमीटर तो आपको पता है, मीटर उससे छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे छोटा होता है, मिलीमीटर उससे छोटा होता है, फिर आता है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड सो ऑन। तो आपको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है अभी के चैप्टर में, ठीक है। तो अपन कन्वर्जन, यूनिट ऑफ कन्वर्जन देखते हैं। ओके, तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, क्योंकि हमको यहाँ पे लेंथ को ही फोकस करना है। तो देखो 1 मीटर में अपने को पता है कि 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब 1 मीटर में अगर मैं माइक्रोमीटर की बात करूँ, हमेशा याद रखना जब आप यूनिट ऑफ कन्वर्जन पढ़ रहे हो किसी भी टर्म्स में, तो माइक्रो का मतलब होता है 6, 10 के पावर में 6। तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में अगर नैनो यानी 9, कभी भी नैनो वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब है 10 के पावर में 9। तो 10 के पावर में 9 नैनोमीटर। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता 10 के पावर में 6 क्या है, 10 के पावर में 9 क्या है, तो मैं बहुत सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। जब भी 10 के पावर में कोई भी नंबर होता है, इसका मतलब उसमें उतने ही ज़ीरो होंगे। जैसे ऊपर मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 ज़ीरो है। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 3 ज़ीरो है। अगर यहाँ पे 6 लिखा है, जो कि माइक्रो में यूज़ हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ज़ीरोज़ हैं। वेट, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, सही किया है, ठीक है। 6 ज़ीरोज़ हैं। अगर मैं यूनिट ऑफ कन्वर्जन को थोड़ा और डिटेल में अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे मान लो आपको दिया है 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। अब आप कैसे पता करोगे? तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। और आपको क्या करना है? मिलीमीटर में करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको मिलीमीटर में अगर आप चेंज करोगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो 3 ज़ीरो है वो इस 6 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 10 टू द पावर 3 माइक्रोमीटर बचेगा। तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1 2 3 1000 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है यूनिट ऑफ कन्वर्जन वाले टॉपिक में, तो मैं अलग से यूनिट ऑफ कन्वर्जन का एक वीडियो बना दूँगी। वहाँ पे अपन यूनिट ऑफ कन्वर्जन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो जब तक आप यूनिट ऑफ कन्वर्जन नहीं समझोगे, आपको वो एक्टिविटी समझ में नहीं आएगी। तो अपन जब बुक रीडिंग करेंगे तब हम उस एक्टिविटी को डील कर लेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट में मैं यूनिट ऑफ कन्वर्जन का वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है माइक्रोस्कोप के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि जो सेल्स हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऐसी चीज़ों को जिनको नेकेड आइज से, है ना, हम लोग नॉर्मल आँखों से, नॉर्मल डिस्टेंस से नहीं देख सकते हैं, उनको हम मैग्नीफाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि जैसा यहाँ पे बना हुआ है माइक्रोस्कोप, उसी को अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट का यूज़ करता है। ये वाला जो माइक्रोस्कोप है ना, यहाँ पे लाइट, सनलाइट या कोई भी जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ पे आना चाहिए, तभी यहाँ पर जो सेल है उस पर लाइट पड़ेगी और जो व्यूअर है उसको दिखेगा, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है।
और क्योंकि लाइट का यूज़ कर रहा है इसलिए उसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स को अपन अलग से डील करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे टाइप का जो माइक्रोस्कोप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये डिटेल स्टडी करने में हेल्प करता है सेल की। यूजेस यही है कि ये हमको छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्लियरली देखने में हेल्प करता है और सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है माइक्रोस्कोप के बारे में कि 3 मेन फीचर माइक्रोस्कोप के क्या हैं, ऐसा कौन सा 3 काम है जो माइक्रोस्कोप करता है। तो सबसे पहले वो करता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कितना ज़्यादा क्लैरिटी से, कितना ज़्यादा क्लियरली वो दिखा रहा है। जैसे कि अभी मैं यह फ़ोन को अगर ऐसे कर दूँ तो मुझे क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं फोकस करूँगी, है ना, जैसे मैं फ़ोकस करूँगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। तो उसी को बोलते हैं क्लैरिटी। तो कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है उसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। तो जब अपन माइक्रोस्कोप में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेल को देख रहे होते हैं, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये हिस्सा डार्क दिखे, ये हिस्सा डार्क दिखे और ये वाला हिस्सा थोड़ा लाइट दिखे, तो ये डार्क और लाइट जब होता है ना, चीज़ें ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा होती किसी चीज़ की, तो उसको कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग ब्राइटनेस के हिसाब से दिखाएगा तभी तो आप समझ पाओगे। अगर सब का सब डार्क हो जाएगा तो आपको तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि सेल में कौन सा पार्ट कहाँ पर है। उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। माइक्रोस्कोप के 2 फीचर, एक रिजोल्यूशन और दूसरा कॉन्ट्रास्ट। तीसरा हो गया मैग्नीफिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है माइक्रोस्कोप का वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। मेन काम माइक्रोस्कोप का यही होता है, ठीक है। और आप लोगों का ये होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इसके बारे में पढ़ें और पढ़ के एटलीस्ट 4 डिफरेंस याद करके नोट करके रखें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट ऑफ कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो यूनिट ऑफ कन्वर्जन और माइक्रोस्कोप के बेसिक पार्ट्स के बारे में बनाती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और फोकस ऑन योर स्टडीज़। थैंक यू।